मिनट जब प्रचार थम जाएगा। देखिए राहुल, इस बार का जो चुनाव है वो सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। उसकी वजह यह है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश वो इलाका रहा है यूपी का जहां से बहुत सारे किसान, हजारों की तादाद में किसान दिल्ली की सरहद पर 13 महीने बैठे रहे। कृषि कानूनों की वापसी को लेकर जो आंदोलन चला उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर जो अपनी शिरकत थी वो उन्होंने की और इसका उनको बहुत सारा खामियाजा भी उस दौरान भुगतना पड़ा। उनके घरों के बिजली के बिल काटे गए, उनके ट्यूबवेल के बिल काटे गए, ट्यूबवेल के कनेक्शन काटे गए। इसके अलावा और बहुत सारी तरीकों से उनके ऊपर जो मुकदमे वगैरह हैं वो भी लगाए गए। उनको हर तरीके से कोशिश की गई कि रोका जाए आंदोलन में शामिल होने के लिए। उसका जो प्रभाव है कृषि कानून वापस होने के बावजूद भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। दूसरा, अब की बार समीकरण पूरी तरीके से बदला हुआ है। कृषि कानूनों को लेकर जो आंदोलन रहा उसके बाद जयंत चौधरी, अजीत चौधरी की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक दल, वो एकदम से पुनर्जीवित हो गई और उसके बाद पूरा सिनेरियो बदला हुआ दिखा। जो जाट कम्युनिटी है वो लगातार इस पूरे आंदोलन में अपने कमेरी बिरादरियों के साथ उतरी हुई थी और उसने अपना दमखम भी दिखाया और यही वजह थी केंद्र सरकार ने जो कृषि कानून थे वो वापस लिए। लेकिन आरएलडी के पुनर्जीवन से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है वो पूरी तरीके से बदल गया। बीजेपी को ये उम्मीद थी कि जिस तरीके से 2017 में उसने यहाँ पर क्लीन स्वीप किया था उसी तरीके से इस बार भी उसको कामयाबी हासिल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका है। और इसी वजह से बीजेपी अपने चुनाव प्रचार के शुरुआत से ही कैराना पलायन का मुद्दा, मुजफ्फरनगर दंगे का मुद्दा, जो बयान अखिलेश यादव के मुंह से निकले उनमें से कुछ शब्द चुनकर, जिन्ना और के पाकिस्तान का जो शब्द था वो चुनकर और उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया और अपने भाषणों में भी बीजेपी के दिग्गज नेता वही सब बोलते हुए नजर आए। बीजेपी ने बहुत सारे काम किए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे यूपी में। इस तरह के दावे उनकी तरफ से किए गए, खास तौर से कानून व्यवस्था को लेकर बहुत सारी बातें कही गई और जो ठोको नीति है उत्तर प्रदेश सरकार की उसके बारे में भी बातें कही गई। ये भी कहा गया कि जो महिलाओं की सुरक्षा है वो उन्होंने सुनिश्चित की है। इसके अलावा शिक्षा, रोजगार, इन सब चीज़ों को उन्होंने मुहैया कराया है। लेकिन विपक्ष लगातार ये कहता रहा, जो विरोधी पार्टियां हैं वो उनके दावों को नकारती रही तथ्य के साथ। जनता भी समझती है कि उसके पास तक पिछले 5 सालों में क्या क्या पहुंचा है और इसीलिए अब की बार सिनेरियो बदला हुआ है। मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है। समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत दमखम के साथ पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। अब चुनाव प्रचार बंद होने के कगार पर है और 10 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उसके बाद यहाँ की जो 58 सीटें हैं वहाँ के जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। नतीजा आएगा 10 मार्च को। देखते हैं वो नतीजा क्या होता है। राहुल, बिल्कुल इंतजार तो हम सभी को है, आपको भी है और मुझे भी उसका इंतजार है, लेकिन उसके पहले की भी प्रक्रिया होती है नरेंद्र। लेकिन वहां पर कांग्रेस भी तो काफी मेहनत कर रही है और बसपा ने तो बहुत सोच समझ के कैंडिडेट उतारे हैं इन सभी इलाकों में। बिल्कुल आपने सही कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपना जो वजूद है वो बनाने की फिर से कोशिश की है। जो कांग्रेस पार्टी हाशिए पर पड़ी हुई थी उसने अपने बूते इस पश्चिम उत्तर प्रदेश और पूरे यूपी में प्रत्याशी उतारे हैं और चुनाव भी लड़ रही है। प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा कांग्रेस पार्टी की ओर बनकर सामने आई हैं। उन्होंने पिछले दिनों कुछ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी किए जिसमें उन्होंने ये कोशिश की कि चुनाव से पहले जितनी जल्दी हो सके जो जमीनी संगठन है वो खड़ा किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो संगठन खड़ा करने की जो कोशिशें थी वो केवल माइक और जो आवाजें हैं, अखबार है, सोशल मीडिया है, वहां तक ही गूंज कर रह गई। वो जमीन पर नहीं उतर पाई। अनुपम के पास जाना है नरेंद्र, पार्टी का संगठन इतनी जल्दी। अब मुझे अनुपम के पास जाना है। आपने ये बताया कि सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा है वो किसानों का जो आंदोलन रहा है वो अभी तक उनके जहन में है। अनुपम, आपके यहाँ कितनी विधानसभा